नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें नेशनल कन्वेंशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर यूथ अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने छात्रों और युवाओं को अपने अनुभव साझा करते हुए प्रेरित किया। सीएम धामी ने कहा कि इस नेशनल कन्वेंशन में सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी कई युवा काउंसिल वर्कर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें भी स्टूडेंट काउंसिल में रहते हुए काउंसिल वर्कर के तौर पर किए गए कार्यों की याद आ गई है। इस मौके पर प्रोफेसर यशवंत राव केलकर यूथ अवार्ड भी प्रस्तुत किया गया, जो युवाओं में नेतृत्व और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सीएम धामी ने युवाओं को अपने अनुभव साझा करने के साथ साथ प्रेरित भी किया कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में आगे आए। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक इस कार्यक्रम ने युवाओं को जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित किया है। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ है। और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ अधिवेशन हुआ, हम सबको भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय में और मुख्य सेवक के रूप में मुझे भी सभी का यहाँ स्वागत करने का भी अवसर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय मसूरी प्रवास के बाद दिल्ली लौट गए। रवाना होने से पहले उन्होंने पोलो ग्राउंड में स्थानीय प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री से सौजन्य भेंट की और मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि लंढौर छावनी क्षेत्र में लगातार बढ़ते जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सिस्टर बाजार से जबर खेत तक बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग रखी, जिससे छावनी क्षेत्र में यातायात का दबाव कम हो सके। रक्षा मंत्री ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए अपने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। ज्ञापन में मसूरी के सर्वे ऑफ इंडिया परिसर की खाली पड़ी भूमि पर सैनिक स्कूल स्थापित करने का भी आग्रह किया गया। मीरा सकलानी ने कहा कि सैनिक स्कूल बनने से न सिर्फ स्थानीय युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा बल्कि मसूरी की सैन्य और शैक्षणिक गरिमा भी बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा से रहा है और वे प्रदेश के विकास को लेकर लगातार संवेदनशील रहते हैं। पोलो ग्राउंड में आयोजित बैठक में राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनकी कर्म भूमि जैसे है और यहाँ की जनता के विकास और सुरक्षा को लेकर हर संभव सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए एकजुट होकर मजबूत संगठनात्मक कार्य करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। इस राज्य को बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ था, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बिल पास नहीं होता तो सही राज्य नहीं बनता। उस राज्य बनाने का श्रेय भी जहाँ अटल जी को जाता है, उसको राजनाथ सिंह जी को पुरस्कार श्रेय जाता है। और आज 2 दिवसीय दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं। हमने अपने चेयरमैन और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। हमारे चेयरमैन ने मसूरी से संबंधित 2 ज्ञापन जो रक्षा
उन्होंने एक मांग की कि हमारा जो लंडोर कैंट का एक मार्ग है, बाईपास मार्ग अगर बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहाँ पर जाम लगा रहता है। और दूसरा जो सर्वे ऑफ इंडिया की खाली ज़मीन है, वहाँ पर सैनिक स्कूल की मांग मीरा जी ने की है और हमें पूरा भरोसा है कि उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और इस अवसर पर हमने जो हमारा वो है ब्रह्म कमल उनको भेंट किया है। कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का 2 दिवसीय दौरा था मसूरी का, और उसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी था। और माननीय मंत्री जी के साथ पालिका के द्वारा दो तीन प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सर्वे की जो लैंड है, यहाँ पे जो जिसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के होने के वजह से उसका किसी तरीके का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो उसका एक अच्छा यूज़ हम कर पाएंगे। दूसरा, लंडौर वाला जो एरिया जो जाम की स्थिति में रहता है हर वक्त, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कैंट से लेकर के नीचे जबरखेत तक का जो बाईपास मार्ग है, अगर उसको खोलने की अनुमति दी जाए तो वहाँ से हम वन वे कर सकते हैं ट्रैफिक को, तो उससे लंडौर वाले एरिया में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो ये 2-3 प्रस्ताव थे जो माननीय राजनाथ जी के सामने हम लोगों ने रखे हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन प्रस्तावों पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उत्तराखंड के समधी भी हैं वो, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन प्रस्तावों पे वो गंभीरता से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। इस चर्चा को और भी तूल तब मिला जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की है। दिल्ली में भी एक बैठक प्रस्तावित है जो हाईकमान के साथ होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। बता दें कि पिछले 4 सालों से कैबिनेट की राह ताक रहे कई विधायक कतार में हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से उन विधायकों को मायूसी हाथ लग रही है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी परसों भी चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक हो अभी प्रस्तावित है। उस बैठक के तुरंत बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कब तक संभव? अब बैठक के बाद जैसी वैसी समाप्त होगी बैठक, उसका चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद में देखिए, जो भी होगा सबके सम्मुख होगा, जल्दबाजी कुछ नहीं। कैबिनेट के बारे में जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान पर चल रहे विवाद पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है। कहा है कि जो उनके बयान का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने आज रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सभी जगत गुरु का सम्मान होना चाहिए। जब भी वो कोई बात या शब्द कहते हैं तो उस पर तीखा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से सनातन धर्म की संस्कृति पर आघात होता है। हाल में ही उनके वाइफ शब्द को लेकर विवाद किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश कर सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी पूजनीय मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, और जितने भी व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी साधु संतों का हमें पहले तो सनातनी होने के नाते सम्मान करना चाहिए। और यदि किसी संत ने अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कोई वचन ऐसा कहा तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के कहा होगा, और उसे घुमा फिराकर उसको इधर उधर कोई दूसरा मोड़ देकर उसका कोई गलत मतलब निकालकर अगर हम उसे समाज में पेश करें तो ये हमारे सनातनी होने पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। मॉल रोड पर देर शाम अचानक प्रशासनिक कार्रवाई हुई। एसडीएम राहुल आनंद ने सीधे दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दुकान के बाहर सामान रखा गया तो उसे जब्त कर दुकान सील कर दी जाएगी। वासु सिनेमा के पास दून व्यू पॉइंट को ढककर चल रही अवैध दुकानों को हटाया गया और वहां रखा सामान जब्त किया गया। मॉल रोड पर खड़ी 2 पहिया और 2 चौपहिया गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि कई वाहनों को
टोका गया। इसके अलावा सड़क पर लगी अवैध पटरी और झटपट दुकानें भी हटाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम राहुल आनंद ने साफ कहा कि मॉल रोड की सुंदरता और व्यवस्थित व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान और यातायात में बाधा डालने वालों के खिलाफ रोजाना कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मॉल रोड की सुंदरता बनाए रखने और यातायात व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन की ये कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान प्रशासन कैसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये हमारे कई समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मॉल रोड पे जो बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है, यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग या एवं अन्य तरह के अतिक्रमण जो कई हमारे दुकानदार लोगों ने भी कर रखा था। तो उसी के क्रम में ये चल रहा है कि सभी लोग अपनी जितनी निर्धारित उनकी जो दुकान की सीमा है उसके भीतर रहें, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गलत तरीके से स्कूटी पार्किंग हो रही है गांधी चौक पे या हमारी माल रोड पे, तो उसको अंदर करना है। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे दून व्यू एक्ट का उल्लंघन करके किया गया था, उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो हमारे पटरी है वाले व्यापार वाले जो हैं, इनके लिए भी हमने एक टीवीसी की जो है सत्यापन की कार्रवाई पूरी हो गई है। जगह वेंडिंग उनका चयन भी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। और परसों की बैठक हमने सोमवार की बुला रखी है, उसमें इनका भी जो इसके ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाना है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं, उन्हीं को यहाँ पे व्यापार करने की, पटरी व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यही कहना है कि लगातार ड्राइव जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से माल रोड हमारी सुव्यवस्थित ना हो जाए। बिल्कुल, ये हमारे कई डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर आरटीओ से जुड़े काम भी डिजिटल होने लगे हैं। इसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहन ट्रांसफर, टैक्स और लाइसेंस प्रक्रिया जैसे कई काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं जिनके वाहनों या लाइसेंस से उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और इसे देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय, वाहनों के शोरूम, प्रदूषण केंद्र और फिटनेस सेंटर जगहों पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। एक क्यूआर कोड भी जारी कर चिपका दिए गए हैं ताकि सभी वाहन स्वामी और वाहनों के लाइसेंस धारक इस क्यूआर को स्कैन कर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सके। और इसे लेकर विकास नगर के आरटीओ मनीष तिवारी का कहना है कि इस क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहनों के चालान या अन्य किसी भी तरह की जानकारी तो हासिल होगी ही, साथ ही वाहनों के ट्रांसफर करने, प्रदूषण और इंश्योरेंस करवाने में भी मदद मिलेगी। कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए। और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। कई केसेस में वो डीलर्स के नंबर हैं या किसी उनके घर के अन्य सदस्य के नंबर हैं या उनका कोई ऐसा नंबर लिंक है जो कि वर्तमान में वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया था, फिर हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आया, फिर हमारे आरटीओ साहब ने इस पर काफ़ी इसको सीरियसली लेते हुए सबको निर्देश दिए कि कार्यालय में फ्लैक्स और पोस्टर्स और जो हमारे कुछ जो डीलर्स हैं, जो पोल्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे हम इसकी सूचना लगाएं। एक उसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको एक क्यूआर कोड है, उसमें वो आप स्कैन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे होगा और भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर जल्द ही राजशुमारी शुरू हो जाएगी। साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का वक्त है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव संबंधित तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है और इसके तहत बीजेपी संगठन प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे कराने जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितना वक्त दिया है और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कितना कामयाब हुए हैं। इसी के आधार पर ही आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं को टिकट दिया जाएगा। कुछ इस तरह की रणनीति कांग्रेस कमेटी ने भी तैयार की है ताकि साल 2027 में कांग्रेस की नैया को पार लगाया जा सके। और यही वजह है कि उत्तराखंड की बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू करने की कवायद में जुट गई है।
मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे कराने जा रही है ताकि मौजूदा विधायकों के उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है इसका आकलन किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, लिहाजा 1 से 1.5 महीने में कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशियों के चयन की दिशा में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विकास के प्रति संकल्पित हैं और वो उस विकास को अंजाम दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ये चाहती है कि चुनाव जब होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से, अगर किसी का बहुत अधिक खराब परफॉर्मेंस है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाता है। नहीं तो जो विधायक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका आचरण ठीक है, जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, जनता से उनके साथ जुड़ाव रहा है, तो फिर वहां पर उनको आगे निरंतर टिकट दे दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग जिनका नाम होगा कि साहब ये चुनाव लड़ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं भी देंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में जनता कहेगी भाई साहब वो अगर व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बारे में राय मशवरा करेंगे, राय शुमारी करेंगे और उसके बाद जो राय निकल करके निचोड़ आएगा वो हम पीईसी को देंगे। पीईसी उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें तय, मैंने आपको बताया कि ये तय होगा कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कितने नामों का पैनल भेजना है। भारतीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून से जुड़ी जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने नोटिस अब जारी कर दिया है और इसी क्रम में विभाग ने विकास नगर के मुख्य बाजार जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, यहां पर फुटपाथ और सड़क पर रखा सामान और फुटपाथ के ऊपर लगे टीन शेड हटाने के लिए खाली करने का 29 नवंबर तक का समय दिया गया था। 30 नवंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ होने वाली थी और इससे पहले विकास नगर के एक निजी होटल में विकास नगर के व्यापारियों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने सहमति व्यक्त की कि वे खुद अपने अपने दुकानों के आगे हुए अवैध अतिक्रमण और फुटपाथों को साफ करेंगे, हटाएंगे। इस तरह प्रशासन और व्यापारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद मुख्य बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सहज और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होने की उम्मीद है। राजधानी देहरादून में सर्दी के मौसम में बेसहारा और बेघर लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने रैन बसेरा तैयार कर लिए हैं। सभी रैन बसेरों में लोगों को हर संभव सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा कि रैन बसेरा का संचालन नगर निगम की ओर से किया जाता है। जिला प्रशासन भी इसकी मॉनिटरिंग करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको रैन बसेरा कहां है इस बारे में जानकारी नहीं होती। इसके लिए भी जगह जगह पर ये प्रयास किए जाएंगे कि जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर शीतकाल के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और यहां पर लोगों को हर एक सुविधाएं दी जा रही है। रैन बसेरे नगर निगम द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर उनका सुविधा ले सकता है। रैन बसेरे रेडी हैं और इस तरह के जो बेघर लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो उन्हीं के लिए हैं। वहाँ पर गर्म वस्त्रों की और कन्वीनियंस की व्यवस्था रहती है, तो वो लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रैन बसेरे चारों धाम के कपाट बंद होने के बाद अब उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया है और इसकी तैयारी सरकार के साथ मिलकर बद्री केदार मंदिर समिति ने भी की है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि शीतकालीन यात्रा के लिए सभी स्थानों पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है। ग्रीष्मकाल के बाद अब शीतकाल में गद्दी स्थलों पर श्रद्धालु अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इससे पर्यटन और तीर्थाटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से पहला पड़ाव जो ग्रीष्मकालीन यात्रा है, जो 25 नवंबर को जो हमारा अंतिम जो धाम था बद्रीनाथ जी का, विधिवत रूप से पूजा
अर्चना के बाद में वो बंद, कल कपाट उसके विधिवत जो है कि बंद हो गए हैं। और शीतकालीन गद्दी जो है वो बद्रीनाथ जी की जो जोशीमठ में और पांडुकेश्वर में जो है कि विराजमान रहेगी। बाबा केदार की गद्दी जो है कि शीतकालीन गद्दी जो है वो ऊखी मठ के अंदर वहाँ पर स्थापित है। पूरी तैयारियां, ये दूसरा पड़ाव है। ग्रीष्मकाल के बाद जो शीतकालीन यात्रा, पहाड़ों पर जिस प्रकार का एक सुंदर जो है कि मौसम है, वहाँ पर धूप खिली हुई है और नीचे तो प्लेन्स में जो है कि बहुत सारे जो फॉग और इस समय जो है कि कोहरा रहता है। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर भी पूरी तरह से जैसे ग्रीष्मकालीन यात्रा थी उसी प्रकार से शीतकालीन की सिर्फ स्थान परिवर्तन हो गया। भगवान की जो डोली है वो वहाँ ऊखीमठ में और बद्रीनाथ जी की जो है कि जोशीमठ और पांडुकेश्वर की में रहती है स्थापित। तो मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह भी है कि आप सब लोग आइए और इस शीतकालीन यात्रा का भी लाभ लें, सब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, ऋषिकेश शहर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 62 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। सही समय पर बच्ची के चिल्लाने और पड़ोसियों के मौके पर पहुंचने की वजह से बच्ची बुजुर्ग के हवस का शिकार होने से बच गई। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को पकड़कर सीधे पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर रही है। हिरासत में लिए गए आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची को मेडिकल भी करवाने के लिए भेजा जा चुका है, जिससे ये पुख्ता हो सके कि बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि नाती पोते खिलाने की उम्र में बुजुर्ग की ये हरकत इंसानियत को शर्मसार कर रही है। इस मामले में तमाम हिंदू संगठनों ने भी आक्रोश जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। देखिए, देवभूमि ऋषिकेश में आज ये अमानवीय घटना सामने आई। हमारे ऋषिकेश में शिवाजी नगर स्थित एक घर में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, वो उसी घर में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची को, बहुत छोटी सी बच्ची को एक कुकृत्य करने के लिए उकसा रहा था, कुछ प्रलोभन दे रहा था, कुछ चीजें लेकर उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से विकृत मानसिकता आजकल के पुरुषों में हो गई है, वृद्ध लोगों में हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के लोगों को सामाजिक बहिष्कार इनका तुरंत होना चाहिए। इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों का तुरंत सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड सरकार की पहल पर ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। 31 दिसंबर तक शहर को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए श्रम विभाग ने व्यापारियों के सहयोग की मांग की है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक हुई और इसमें सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने जीरो चाइल्ड लेबर जोन के तहत व्यापारी को जानकारी दी। बताया कि 3 फेज में श्रम विभाग क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रथम फेज में व्यापारियों को बाल श्रम की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। दूसरे फेज में व्यापारियों को दुकान के बाहर ये सार्वजनिक करना होगा कि उनके यहाँ कोई भी 18 साल से कम उम्र का कर्मचारी नहीं है। और तीसरे फेज में छापेमारी की कार्रवाई होगी, जिसमें बाल श्रम करने वाले व्यापारी पर जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। आज 29 नवंबर को ये मीटिंग कराने का आशय था कि हमें जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, कार्यालय प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार जो है समस्त क्षेत्र में हमें बाल श्रम के उन्मूलन के हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि वहाँ पे नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना, जिसका मतलब है कि पूरे जो है ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं भी चाइल्ड लेबर निकट भविष्य में भी ना मिले। इसके लिए एक जागरूकता का अभियान है। साथ में इसमें निरीक्षण भी किए जाएंगे और साथ में सभी जो प्रतिष्ठान स्वामी हैं उनके डोर टू डोर जाके उनको अवेयर भी किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि नागरिकों को भी इस संबंध में हम लोग जानकारी देते रहें, ताकि 2026 शुरू होने से पहले 1 जनवरी 2026 तक हम पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को, इस पावन धरती को बाल श्रम से मुक्त कर सकें। एक तरीके से मीटिंग का मतलब यह था कि अवेयर किया जाए, जितने व्यापारीगण हैं, जितने रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, जितने भी यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि बाल श्रम जो है वो किस आयु तक कराया जा सकता है। जैसे कि 14 वर्ष के नीचे के लिए तो बिल्कुल भी निषेध है बाल श्रम, और 14 साल से ऊपर कोई ऐसा काम जिसमें जो खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है।
एमडीडीए विभाग ने ग्राम जस्सोवाला में एक प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है और इसमें कई प्लॉट्स को तोड़ दिया गया है। वहीं जिन लोगों ने पहले ही ये प्लॉट्स खरीद रखे थे उन्हें इस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन उन्होंने किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने प्लॉट कानूनी तरीके से खरीदे थे और अचानक हुई इस कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर एमडीडीए का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। देखा जाए तो यह मामला प्रशासन और आम जनता के बीच बढ़ते विवाद का एक और उदाहरण बन गया है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीर विकास नगर की आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि एमडीडीए ने हमारा ये सारी प्लॉटिंग हो रखी है, सब तार बाड़ वगैरह से सबको तोड़ दिया और ये हमारी जमीनें हमारी जो है हमने ले रखी है, इसमें रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो रखा है। उसके बावजूद भी जो है हमें ये रास्ता नहीं मिल रहा है और ये रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है दोबारा। यहाँ एमडीडीए ने आपको नोटिस नहीं, कोई हमें इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो तोड़ा क्यों उन्होंने फिर? ये हमें नहीं पता क्यों तोड़ा उन्होंने। कौन सी जगह ये जस्सोवाला चौक, जस्सो आपका नाम नीलम। क्योंकि एमडीडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 128वें मन की बात संस्करण में उत्तराखंड को भी समाहित किया और कहा कि शीतकाल के लिए भी उत्तराखंड तीर्थाटन और पर्यटन के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। उन्होंने देशवासियों से अपील भी की कि आप शीतकाल के समय उत्तराखंड का प्रवास करें और वहां के वातावरण का लाभ लें। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन भी करार दिया और कहा कि देशवासी कोशिश करें कि उत्तराखंड जाकर वेडिंग समारोह आयोजित करें। यहां उनको संस्कृति और सभ्यता की झलक भी देखने को मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद समय समय पर उत्तराखंड को मिलता रहता है और इसी क्रम में आज भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहित किया। इससे आगामी दिनों में उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ राज्य को भी मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है, जो स्नेह है, वो आज 128वें एपिसोड में भी हमको देखने को मिला है। उनकी चिंता भी है। ये राज्य जहाँ देवभूमि के स्वरूप के रूप में है, वहीं टूरिज्म के रूप में भी ये राज्य विकसित हो, ऐसी उनकी परिकल्पना भी है। और आज मन की बात में उन्होंने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिकों से भी अपील की है कि शीतकाल में उत्तराखंड जैसा स्वरूप कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने यहाँ के भारतवर्ष के नागरिकों से कहा है कि ग्रीष्मकाल शीतकालीन क्रीड़ा स्थल का वो आनंद लें और विवाह समारोह के आयोजन को भी उत्तराखंड की धरती को चुनें। ये जो उनका संदेश है, निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके संदेश को हम गांव-गांव तक जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और विकास नगर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण मीता सिंह मौजूद रहे और मंच का संचालन अमित डबराल के द्वारा किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा उत्तराखंड में धामी जी की 4 वर्ष के किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह से कार्य किए हैं उसे लेकर उपलब्धियां गिनवाई जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के द्वारा धामी की सरकार को एक अच्छी सरकार बताया गया। उनके द्वारा कहा गया कि 2027 में भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और इसके साथ ही ये दावा किया गया कि उत्तराखंड विकसित राज्य बनेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक नई पहचान के साथ जोड़ा है और जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हमारे कार्य किए हैं इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस उन्नति के लिए, आज पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, चाहे मैं यूसीसी की बात करूं, नकल विरोधी कानून की बात करूं, धर्मांतरण की बात करूं, यहाँ पर महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात करूं, आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात करूं, यहाँ पर हमारी जो यात्रा सुचारू हुई इसकी बात करूं, आज एक प्रदेश को नए जो है ऊंचाई तक पहुंचाने का पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है और आज इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी कि इसमें हमारे प्रदेश की सरकार
क्या क्या ऐसे कार्य कर रही है, किन किन योजनाओं को हमें प्रदेश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो 3 तलाक का एक ऐसा बेहतर निर्णय लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सौगात देने का काम किया। 370 हटा करके कश्मीर में अमन चैन और शांति लाने का काम किया। आज हम अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो यहाँ पर यूसीसी देकर के हमारी मातृशक्ति को पुष्कर सिंह धामी जी ने सुरक्षित करने का काम किया है। यहाँ पर एक समान अधिकार देने का काम किया है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।